वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले जो हमसे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमारे जो पुराने मित्र हैं उस चैनल को शेयर करें ताकि और से और लोग भी हमसे जुड़ सके। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कोशिश करूँगा जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था उसे मैं आज पूरा कर सकूँ। कुछ पुरानी चीज़ें आपको बार बार प्रभावित करती है तो आप किसी न किसी रूप से डिस्टर्ब होते हैं, तो उन सबों को दरकिनार करते हुए आपको जो मैंने प्रॉमिस किया है आज प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ बातें ऐसी बताने की जो परीक्षा उपयोगी है और बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो उन प्रश्नों को कैसे लिखा जाए, वो यूपीएससी का मेंस हो या बीपीएससी, जेपीएससी या किसी भी और हिंदी स्टेट पीसीएस मेंस की। प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका रूप कैसे होता है, उसका स्वरूप कैसे होता है और उसमें किन बातों को शामिल करना है इत्यादि चीज़ों पर मैं आज बिंदुवार रूप से चर्चा करूंगा। जिसमें प्रस्तावना क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी विशिष्टताएं क्या हैं, प्रस्तावना का मुख्य तत्व क्या है अर्थात उसका स्रोत क्या है, स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, और कुछ वाद संबंधी मुख्य बिंदु को देखूंगा। इन सभी प्रमुख जो प्रस्तावना संबंधी वाद है उससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इससे संबंधित जो भी होगा। तो बीपीएससी की जहाँ बात की जाती है तो प्रस्तावना के मुख्य तत्व से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यूपीएससी की बात की जाए, यूपीएससी मेंस की बात की जाए तो उसमें वाद संबंधी मुख्य बिंदु है, उस पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है प्रस्तावना। आप सभी लोगों को प्रस्तावना के संबंध में कुछ न कुछ जानकारियाँ जरूर होंगी। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जोड़ने का एक साधन या तंत्र है। संविधान के आदर्शों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के उत्तरोत्तर उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना इस संदर्भ में देखी जाती है। तो जो भी मैं बातें यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ उसको आप नोटबुक में अपना नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैं उन्हीं बातों को बोल रहा हूँ जो परीक्षा उपयोगी है। की पॉइंट के रूप में इसे आप अपने मेंस में शामिल कीजिएगा तो आपका मेंस का जो नंबर है वो कुछ ज़्यादा औरों के स्टूडेंट से अधिक आपको नंबर मिलेगा उस प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा। तो विशेष महत्व क्या है, प्रस्तावना का विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है? यह संविधान की आत्मा है। किसी राष्ट्र के नागरिक की समान इच्छा को प्रभावित करता है प्रस्तावना। रूसों के संदर्भ में ये बातें भी स्पष्ट होती है, रूसों ने यह बात भी कही थी। यह संविधान निर्माताओं की मानसिकता को समझने की एक कुंजी भी है। यह संविधान निर्माण की प्रक्रिया से लेकर संविधान का आत्मार्पण और क्रियान्वयन की अवधि है उसके बीच की जो कड़ी होती है, कार्य करने की प्रकृति होती है, इस संदर्भ में प्रस्तावना की विशिष्टताएं होती हैं। मूल भावना और मंतव्य की स्थिति में वस्तुओं की समझ को विकसित करता है, अर्थात यदि कहीं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी विषय वस्तु पर असमंजस की स्थिति में होती है, संविधान के किसी भाग में वो असमंजस की स्थिति में रहती है, तो प्रस्तावना या उद्देशिका के संदर्भ में ही अपने निर्णय या कार्य की शैली को अपनाती है। तो इस प्रकार कहते हैं
एक समझ विकसित करने की समझ विकसित को करता है। यह संविधानवाद को भी विकसित करने का घोषणा पत्र की भांति कार्य करता है, अर्थात भविष्य में संविधान की क्या संविधान का क्या उद्देश्य होगा या संविधान किस रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति निहित है, ये ऐसे छुपे तत्व को भी स्पष्ट करती है जो वर्तमान स्थितियां में पैदा हो रही है। तो इस संदर्भ में यह संविधानवाद को भी बढ़ावा देती है। तो इसकी विशेषताएं महत्व इस संदर्भ में है। अब इसके इतिहास को जहां देखते हैं हम हैं तो 1776 अर्थात 76 में अमेरिकी के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इस संविधान निर्माण न होने तक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाला इंजन या घोषणा पत्र माना गया था, वहीं से संविधान की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मेडिसन और जेफरसन जैसे अमेरिकी नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के संदर्भ में जब देखते हैं हम तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया। 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है। तो इतिहास के रूप में इसका महत्व ये है। और विभिन्न जब हम घोषणा पत्रों को देखते हैं तो इसके इतिहास के संदर्भ में ये देखा जा सकता है। इसकी प्रकृति या तत्व क्या है, मूल प्रवृत्ति क्या है, तत्व क्या है, प्रस्तावना का इससे संबंध जब बात करते हैं इसके स्रोत क्या है। हम भारतीय सब प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो हम भारत के लोग अर्थात जनता से इसका स्रोत है। स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक है अर्थात और गणराज्य है। इसका स्वरूप या प्रकृति इस रूप से स्पष्ट होती है। उद्देश्य क्या है, न्याय है। तो न्याय कितने प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, विश्वास, स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता की बात करता है। तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, एक न्यायिक व्यवस्था, न्याय, समान आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करना है। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता को स्पष्ट करना है। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है और राष्ट्र में व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति समूहों के बीच और विभिन्न संस्थाओं के बीच एक बंधुता, अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना है। इस संदर्भ में उद्देश्य देखे जाते हैं प्रस्तावना का। थोड़ा आज मुझे तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए पसीना बार बार आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होऊंगा आज। जब प्रस्तावना की विशेषताएं की बात करते हैं तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की जाती है, अर्थात आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र की प्रकृति इसमें या स्थिति इसमें देखी जाती है। अर्थात भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इसमें किसी भी आंतरिक और बाह्य स्थिति से स्वतंत्रता की स्थिति को अपनाए रखता है। संविधान गैर विवादित वैधानिक प्राधिकार क्षेत्र और लोगों पर यह स्पष्ट रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्थिति को अपनाता है। समाजवादी के संदर्भ में क्या है, उत्पादन और वितरण के तमाम घटकों पर राज्य का स्वामित्व होगा, अर्थात राज्य और राज्य की संस्थाएं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह व्यक्तिवाद और समूहवाद की स्थिति के मध्य की स्थिति को बनाए रखता है, अर्थात यह जो समाजवादी प्रवृत्ति है व्यक्तिवाद और समूहवाद के बीच का है। जैसे कंपनी का व्यापार करने का अधिकार है उसे, परंतु उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ बाध्यताएं दी गई, कुछ उनको जिम्मेवारी दी गई है। तो सभी लोग व्यापार करने को यहाँ स्वतंत्र है, पर एक
मानक के बाद आप समाज और व्यक्ति के प्रति जवाबदेह बन जाते हैं। इसलिए समाजवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार है। लोकतांत्रिक समाजवाद को दर्शाता है। यह समाजवाद जैसे और देशों में समाजवाद की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है वैसी नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की होगी, जिसमें समाजवाद के समान रूपों का व्यवहार किया जाता है, साथ साथ लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप समाजवाद की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता। सैद्धांतिक स्थिति क्या है इसकी पंथ निरपेक्षता की? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों के समान व्यवहार करेगा या समान रूप से अनुपालन करेगा। पर यहाँ भीतर व्यवहारिक स्थितियाँ क्या देखने को मिलती है? राज्य धर्म के मामले में निष्क्रिय न होकर सक्रिय है, अर्थात सभी को अपने अपने धर्म मानने का या प्रचार प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और युक्त रूप से सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए युक्त रूप से प्रतिबंध भी राज्य लगा सकता है। प्रतिबंध इस संदर्भ में होता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं, लोक व्यवस्थाएं और आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में कोई भी इतर कार्य ना हो रहा हो। तो पंथ निरपेक्षता इस संदर्भ में है जहाँ पर न केवल धर्मों को ही स्वतंत्रता दी गई है, उसके अतिरिक्त उनमें विभिन्न पंथों को भी स्वतंत्रता दी गई है। सभी लोग स्वतंत्र है अपने अपने पंथ को मानने के लिए, अपने धर्म को मानने के लिए। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता भारत के भारतीय प्रस्तावना के संदर्भ में एकल नागरिकता और भाईचारे और दलीय भावना को लाता है। भारतीय प्रस्तावना या भारतीय संविधान में बंधुता इसी संदर्भ में है कि एकल नागरिकता होगी और उसके बीच भाईचारे और दलीय व्यवस्था की स्थिति होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के मामले में स्थितियां कुछ अलग थी, पर वो भी जब से 370 को हटाकर वहाँ एक अलग स्टेटस बनाया गया, उसके बाद एकल नागरिकता की अवधारणा विकसित होती है और यह सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती है। अखंडता के संदर्भ में जब हम देखते हैं, अखंडता की स्थापना बंधुता के आधार पर की जाती है। हालांकि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को बंधुता के साथ अखंड रखता था जब ये 31 अक्टूबर 2019 की जो संसदीय प्रक्रिया अपनाई गई। अब पूर्णतः अखंडता पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक है, समान रूप से देखी जाती है। इसी संदर्भ में अखंडता दर्शाई जाती है। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक क्या है, उसकी संवैधानिक स्थितियाँ क्या हैं? लोगों के शासन से अभिप्रेरित होती है, अर्थात लोगों का शासन होगा, लोगों के द्वारा चुना गया शासन होगा। व्यवहारिक स्थितियाँ क्या है? संसाधनों में समान वितरण जो अपवादजनक स्थितियाँ हैं में सकारात्मक भेदभाव को बल देता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सभी वस्तुओं पर समान वितरण होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में भेदभाव की स्थिति भी राज्य अपना सकती है। जैसे आपको वंचित और विशेष वर्गों के संदर्भ में राज्य नियम और कानून विशेष बना सकती है। इस संदर्भ में कोई दावा नहीं कर सकता है कि राज्य ऐसा क्यों कर रहा है। सामाजिक भेदभाव लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, समान विस्तृत करने के लिए यह ज़रूरी भी हो जाता है। नेक्स्ट है गणराज्य। भारत के गणराज्य संवैधानिक प्रमुख किसी वंश, परंपरा और विशिष्ट जाति, धर्म या प्रजाति से नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्र का प्रमुख एक निर्वाचित पद्धति से चुना जाएगा। गणराज्य इस संदर्भ में स्पष्ट होता है। न्याय के संदर्भ में ये कहा जा सकता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। हालांकि जॉन रॉल्स का सकारात्मक भेदभाव के संदर्भ में न्याय स्पष्ट होता है। सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं भारतीय प्रस्तावना में, तो जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकना या रोकने की स्थिति को माना जाता है। आर्थिक न्याय संपदा, आय, संपत्ति के भेदभाव को दूर करना इत्यादि से संदर्भित है। राजनीतिक न्याय राजनीतिक आशय, मतदान, राजनीतिक संरचना इत्यादि तक जो
स्वतंत्रता या न्याय देती है, उसमें संदर्भित जो बातें स्पष्ट होती है वो न्याय से होती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय प्रस्तावना न्याय के 3 रूप देता है हमें: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना देती है। हम विचार से स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति से स्वतंत्र हैं, धर्म को मानने और न मानने के लिए स्वतंत्र हैं, विश्वास और उसमें विश्वास किस रूप से करें, अपनी उपासना पद्धति कैसे रखें, इसके लिए प्रस्तावना हमें स्वतंत्र करती है। नेक्स्ट है सभी पर कानूनी गारंटी देता है, लेकिन स्वतंत्रता उचित निबंधनों के अंतर्गत आता है। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, लेकिन युक्तियुक्त प्रतिबंध, जिसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक भाईचारे, लोक व्यवस्थाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, उस संदर्भ में स्वतंत्रता युक्तियुक्त से प्रतिबंध हो सकती है। तो यह असीम नहीं है, इस संदर्भ में देखने को मिलती है। समता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमें दी गई है प्रस्तावना के द्वारा। जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान के प्रति भेदभाव को समाप्ति की गई है हमारे प्रस्तावना के द्वारा। अब कोई भी व्यक्ति विशेष किसी दूसरे व्यक्ति विशेष पर इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। उसे किसी भी सरकारी संस्थाएं प्रतिष्ठा और समान अवसर की समता दी जाएगी। कानून के समक्ष समता होगी उनके बीच। किसी एक कानून पर किसी भी व्यक्ति विशेष पर दो कानून कार्यशैली नहीं अपनाई जा सकती है। रोजगार में समता होगी। सार्वजनिक रोजगार जो होंगे उसमें सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। इस संदर्भ में विशिष्टताएं प्रस्तावना की स्पष्ट होती है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी के संदर्भ में, बीपीएससी मेंस के संदर्भ में ये आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपीएससी के मेंस के संदर्भ में आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्रकृति अलग अलग होती है प्रश्नों की, पर बेस इनका वही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बीच क्या विवाद है। जैसे यूपीएससी में बहुत बार ये प्रश्न देखने को मिला है, प्रस्तावना या उद्देशिका के संदर्भ में, प्रीम्बल्स के संबंध में कौन से वाद के बाद उसकी प्रकृति या नेचर चेंज हो जाती है, उससे संबंधित जो स्थितियां बनती हैं, उससे प्रश्न आपको बार बार मेंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का जो वाद था, उसमें अनुच्छेद 13(2) के तहत वर्णित शब्द राज्य के संबंधी अधिकार को स्पष्ट करता है। इससे प्रस्तावना संबंधी कुछ बातें स्पष्ट हुई थी। तो जब वाद में आपको वाद संबंधी प्रश्न पूछे तो इसकी चर्चा जरूर करनी है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का। फिर नेक्स्ट है बेरुवारी वाद 1960 का आपको चर्चा करनी होगी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। चूँकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय यह मानती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो किसी भी रूप से संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। जो हम 42वें संविधान संशोधन की स्थिति देखते हैं, 1976 में जो स्थिति आई थी, वो गोलकनाथ वाद और केशवानंद भारती वाद के बाद जो संशोधन हुआ, उससे पूर्व यही स्थिति थी 60 में कि संसद किसी भी रूप से संशोधन नहीं कर सकती थी। गोलकनाथ वाद 1967 प्रस्तावना संविधान का सार तत्व है तथा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जब भी सरकार का कोई अंग संविधान के किसी पक्ष या अनुच्छेद को लेकर असमंजस या भ्रम की स्थिति में है, तो उसे प्रस्तावना के भाव के परिप्रेक्ष्य में कार्य करना चाहिए। अर्थात यहाँ स्पष्ट कर देती है गोलकनाथवाद क्या प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है। अब जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, अगर किसी असमंजस की स्थिति में होती, संविधान के गुण तत्वों को नहीं समझ पाती है,
तो प्रस्तावना के समान बातों को समझकर, उसके उद्देश्य को समझकर, उसकी प्रकृति को समझकर, उसके स्रोत को समझकर अपने कार्य को कर सकती है। तो इसके संदर्भ में संसद प्रतिक्रिया क्या देती है? गोलकनाथवाद 1967 के संदर्भ में 24वां संविधान संशोधन 1971 आता है, जिसमें आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन कर 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकार को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने का अधिकार यहाँ से मिल जाता है। फिर आगे बात बढ़ती है, न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच कुछ ऐसे बात पहुँचते हैं जिसमें स्थितियाँ और भी असमंजस में बन जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक लैंडमार्क जिसे कहा जा सकता है डिसीजन देती है, जो आज तक शासन को प्रभावित कर रही है, कार्य करने की शैली को बदल दी है, राज्य के लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है उसको कहीं न कहीं प्रभावित करती है, उसके संविधानवाद को स्पष्ट करती है, जिसमें केशवानंद भारतीवाद 1973 का या सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें अपने पूर्व के निर्णय गोलकनाथ अर्थात 1967 का जो निर्णय था उसको पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा इसे संसद को संशोधन करने का अधिकार भी प्राप्त होता है, जो सकारात्मक प्रवृत्ति का हो सकता है। अर्थात संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, शर्त यह है कि उसमें नकारात्मक किसी भी प्रकार के नकारात्मक संशोधन वो नहीं करेगा, उसकी प्रकृति हमेशा सकारात्मक होगी, उसके उद्देश्य हमेशा सकारात्मक होंगे। साथ ही प्रस्तावना को मूल ढांचा माना, बल्कि संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दे दी। केशवानंद भारतीवाद में ही आगे मैं इसे बताऊंगा केशवानंद भारतीवाद क्या था, आगे के कुछ चैप्टर में विस्तृत रूप से इसकी, पर वहाँ से आप सभी लोग अभी तक जानते ही होंगे कि मूल ढांचा क्या है। वैसी व्यवस्था जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का, उसे किसी भी रूप से बदला नहीं जा सकता है, उसकी प्रकृति को चेंज नहीं की जा सकती है। तो प्रस्तावना उसमें एक मूल ढांचा के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। और सर्वोच्च न्यायालय साथ यह भी कहता है कि आने वाले समय में मूल ढांचा क्या उसे स्पष्ट किया जाएगा, समय समय परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय आएंगे माननीय न्यायालय द्वारा उसी के अनुसार मूल ढांचा स्पष्ट होगा। इस संदर्भ में प्रस्तावना के कुछ वाद देखने को मिलते हैं। जब प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा क्या भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रस्तावना केंद्र और न्यायालय के बीच किस स्थिति को स्पष्ट करता है और वर्तमान स्थितियां क्या है, इस संदर्भ में जब प्रश्न पूछे तो आप शंकरी प्रसाद बेरुबारीवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंदवाद और उसके बाद संसद की क्या प्रतिक्रिया आई थी, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, इसकी आपको विस्तृत चर्चा करनी होगी। तो इस प्रकार प्रस्तावना संबंधी जो भी मुख्य बिंदु है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं वो बुक लिस्ट जो मैंने बताया वहाँ से आप लोग कवर करिएगा। मेंस के संदर्भ में आपको प्रस्तावना का मुख्य तत्व पूछा जा सकता है, विशिष्टताएं क्या हैं, संविधान क्या है और संविधान के प्रस्तावना के संबंधी क्या विवाद हैं, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतना ही प्रस्तावना से आपको मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग इसी संदर्भ में तैयारी कीजिएगा। और जो भी ग्रुप बनाया गया है आप उससे जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर डेली टेस्ट होता है, आप लोग जुड़िए। और मेरा प्रयास है कि आप लोगों को बेहतर और सटीक जानकारी दी जाए, उतना ही जानकारी दी जाए जो परीक्षा उपयोगी है, अनर्गल बातों को दूर किया जाए। अगर आप इन्हीं बातों को एग्ज़ाम में इतना ही पुट आउट करते हैं तो आपको नंबर अवश्य ही अच्छे मिलेंगे। इसलिए सटीक और सही जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास है जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो और आप लोग अच्छे से रहिएगा। लॉकडाउन में
सभी नियमों का पालन कीजिएगा और सकारात्मक रूप से अपने परीक्षा को अंतिम परिणाम तक ले जाएं। और इसी के साथ मैं अमर आप लोग से विदा लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।